गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेज में जो नाइन्थ चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री की बुक का नाइन्थ चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक, इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है एक चैप्टर। इसमें से या तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है या एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप में। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना है, एक तरह से नया है। इस चैप्टर में आपको 11th और 12th क्लास में जो अपन ने पहले चैप्टर पढ़े वो 2 चैप्टर आपके काम आएंगे बार बार। एक तो 11th क्लास में जो आपने ऑक्सीकरण निकालना सीखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ये चीज काम में आएगी। और दूसरा आपके जो डी ब्लॉक वाला तत्व पढ़ा थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इन दोनों से रिलेटेड है कुछ कुछ ये चैप्टर, उसके भी गुण आएंगे। तो इनको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, देख लेना है पहले ही। सबसे पहले तो बात आती है कि उपसह संयोजक यौगिक। अगर मैं आपको उपसह संयोजक यौगिक के 1-2 एग्जाम्पल बता दूं तो थोड़ा आपका माइंड में इसके प्रति रुचि जागृत हो जाएगी कि हमारे शरीर में भी उपसह संयोजक यौगिक पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पाए जाते हैं। मानव शरीर में आपने पता है हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। हीमोग्लोबिन, रुधिर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन भी क्या है, आपका उपसह संयोजक यौगिक है, आयरन का उपसह संयोजक यौगिक है। इसी तरह से आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है। तो इसके अलावा उपसह संयोजक यौगिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं उपसह संयोजन रसायन की डेफिनेशन। उपसह संयोजक रसायन, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक रसायन या उपसह संयोजन रसायन भी बोल देते हैं इसको। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है आपकी, उपसह संयोजक रसायन। इसका जो जन्मदाता इसको माना जाता है वो है वर्नर। वर्नर को अपन फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, वर्नर।
साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों की संयोजकताओं के बारे में बताया था इनकी। तो वर्नर को उपसहसंयोजक रसायन का जनक माना जाता है। ठीक है भाई, ये तो आपका एक डेफिनेशन हो गई उपसहसंयोजक रसायन की। अब आते हैं आपके कि उपसहसंयोजक यौगिकों पर अगर अपन बात करें, देखो एक नाम से आपको कुछ याद आ रहा हो, उपसहसंयोजक यौगिक क्या है? जिनमें कि उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक क्या है? जिनमें कि उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो एक मैं आपको पिछला रिमाइंड करा देता हूं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं। तो देखो, आपने सहसंयोजक बंध पढ़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध तो क्या होते हैं? जिनमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बंध का निर्माण होता है, नए बंध का निर्माण होता है, उसे तो अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध क्या है? जब साझे के लिए, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है, साझे के लिए इलेक्ट्रॉन, जब साझे के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो बंध बनता है उस बंध को ही अपन क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। देखो साझा होगा सहसंयोजक बंध में, तो देखो जैसे HCl के बीच सहसंयोजक बंध बन रहा है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो HCl बन जाता है। तो ये जो बंध बना है, इस बंध को तो अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। इस बंध को तो क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। लेकिन उपसहसंयोजक बंध में क्या होगा? तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपका अमोनिया है, तो आपको अमोनिया के पता है कि अमोनिया के पास लोन पेयर रहता है। अमोनिया खुद यौगिक है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है। दूसरा यौगिक आपका जैसे BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3। अब यहां पर देखो, बोरॉन का अष्टक पूर्ण नहीं है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, देख लो, 2 2 4 2 6, अष्टक अपूर्ण। अब होता क्या है, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है? ये जो इसके लोन पेयर है, इन लोन पेयर को साझे के लिए प्रयुक्त करता है, इन दोनों के बीच बंध बनाने के लिए प्रयुक्त करता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, NH3, और NH3 ने अपने क्या कर दिए? दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दे दिए इन दोनों के बीच, बोरोन के साथ। ठीक है ना? तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। तो यहां पर बना तो वही सहसंयोजक बंध है, लेकिन सहसंयोजक बंध में तो दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, कि एक परमाणु द्वारा ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं साझे के, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो उसको अपन कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाएंगे, NH3BF3। उप सहसंयोजक बंध को इस तरह से दिखाया जाता है, तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये नाइट्रोजन तो कहलाएगा दाता परमाणु, क्योंकि इसने तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और बोरॉन कहलाता है ग्राही परमाणु, कि इसने लिए। ठीक है ना? तो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है,
इसी को अपन क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध। आपका ये वाला बॉन्ड जो बना है, ये बॉन्ड ही क्या कहलाएगा, उप सहसंयोजक बंध। संयोजक बंध। तो चीज समझ में आई कि उप सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अपन को उप सहसंयोजक यौगिक ही पढ़ने, और उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक बंध बनते हैं, तो उस बंध के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसे मिटा दूं मैं। अब आगे देखते हैं। तो उप सहसंयोजक बंध के बारे में पता लग गया आपको। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक देखते हैं हम। एक यौगिक है K4FeCN6। ये एक संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। संकुल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक। इसके बड़े ब्रैकेट में जो पार्ट है उसी को अपन संकुल पार्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, उप सहसंयोजक पार्ट बोलते हैं। ये इसका जटिल या संकुल भाग है। तो इस भाग में देखो आयरन है, जो आयरन के साथ साइनाइड के 6 अणु जुड़े हुए हैं। तो ये सब क्या बनाते हैं, हमें पता है आयरन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल रहते हैं, तो उन रिक्त डी ऑर्बिटल में ये साइनो समूह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है। ये Cn माइनस है, तो ये सब आयरन के साथ जुड़े रहते हैं इस तरह से। ये एक Cn है, आयरन को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn। देखो 6 Cn ने आयरन के साथ क्या बना लिए, उप सहसंयोजक बंध। ये उप सहसंयोजक बंध। तो अधिकतर उप सहसंयोजक यौगिक बनाने के लिए डी ब्लॉक की धातुएं काम आती हैं। डी ब्लॉक की धातुएं क्यों काम आती हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। डी ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो उनके कारण ये आसानी से दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये आपके एक उपसहसंयोजक यौगिक का मैंने एग्जांपल बताया। अब अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं, योगात्मक यौगिक। कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। यहां पर मैंने केवल आपको उपसहसंयोजक बंध के बारे में बताया अभी कि उपसहसंयोजक बंध क्या है। अब आता है आपका टॉपिक योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। आणविक यौगिक, एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड या मोलिकुलर कंपाउंड क्या होते हैं, जब हम दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित करते हैं, उनके वाष्प अवस्था में बदल देते हैं, और जब उस वाष्प को ठंडा करते हैं
तो हमें एक नया स्टोइकोमीतीय या रस समीकरण मितीय पदार्थ प्राप्त होता है। उस रस समीकरण मितीय पदार्थ या क्रिस्टल, उसके जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल एवं दो या दो से अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में, एक सरल अनुपात में, आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है। वाष्पित किया जाता है। जिससे नए रस समीकरण मितीय पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? जब दो या दो से अधिक सरल एवं स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पित किया जाता है, वेपर फेज में बदला जाता है, और जब वो वेपर ठंडी होती है तो हमें एक नया रस समीकरण पदार्थ का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो उस यौगिक को अपन क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, देखो एक सरल यौगिक है, लवण है, ये सरल लवण। पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ ही 6 जल के अणु ले लिए। इनको वाष्पित किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है और फिर ठंडा करते हैं, तो हमें एक क्रिस्टल प्राप्त होता है KCl पॉइंट MgCl2.6H2। ये यौगिक का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस यौगिक को कहते हैं कार्नेलाइट। इस यौगिक का जो नाम है वो क्या है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट अयस्क आया था आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ये क्या बन गया आपका? योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक कैसे है? ये सीधे जुड़ गए, योग हो गया, कंबाइन हो गए। देखो KCl लिया, MgCl2 लिया और 6H2 लिया, तो ऐसे के ऐसे इनका क्रिस्टल मिल गया, तीनों जुड़ गए। डॉट का मतलब क्या है? जो जुड़े हुए हैं योगात्मक रूप से। ये क्रिस्टलन जल है जिसके कारण ये इसके क्रिस्टल बनते हैं। ऐसे ही और एग्जांपल देखो आप, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये भी साल्ट है। K2SO4 की रिएक्शन हम एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस से कराते हैं। साथ ही 24 जल के अणु लेते हैं, इनको वाष्पित किया जाता है और फिर ठंडा करते हैं, तो जो क्रिस्टल प्राप्त होता है आपका K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। ये एक फेमस कंपाउंड है
द्विक लवण है फिटकरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिटकरी या पोटाश एलम। फिटकरी। इसके बाद तीसरा कंपाउंड देखिए, तीसरा एग्जांपल इसका FeSO फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से कराते हैं, NH4 का ट्वाइस SO4, इनकी वाष्प को मिला जाता है और 6H2। तो भी एक फेमस कंपाउंड मिलता है आपको, मोहर साल्ट, FeSO4 पॉइंट NH4 का होल ट्वाइस 0.6H2, इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। ये तीनों यौगिक इनके आपको फॉर्मूले याद रखने काम में आते हैं, पोटाश एलम और मोहर साल्ट और कार्नेलाइट। तो ये तो क्या हो गए, तीनों के तीनों द्विक लवण हो गए। द्विक लवण क्यों है ये डबल साल्ट, देखो KCl भी लवण है, MgCl2 भी लवण है, तो दो लवण उन्होंने मिलकर बनाया है, इसलिए लवण, ये भी लवण है। इधर देखो ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है। तो देखो सारे साल्ट दो दो साल्ट मिल रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल डबल साल्ट के हो गए। ये किसके एग्जाम्पल है, डबल साल्ट के, द्विक लवण। और एग्जाम्पल देखिए योगात्मक यौगिक के, हाँ भाई ये ऊपर का मैं डाल देता हूं, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल पोटेशियम साइनाइड 4KCN प्लस आयरन डाइसाइनाइड FeCN2, इनको मिलाते हैं तो आपका FeCN2 0.4KCN ये योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। दूसरा कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन 4NH3 से करा देते हैं, तो CuSO4 0.4NH3। और तीसरा AgCN की रिएक्शन KCN से कराते हैं, सिल्वर साइनाइड और एक KCN, ये क्या बन जाता है, KCN.AgCN, ये आपके मिल जाते हैं। अब यहां पर देखो, यहां तो अपन ने जो अनुपात लिया है वो 1:1:1 लिया है, दोनों जो सरल यौगिक है ये लवण है, इनको 1:1 अनुपात में लिया है, सरल अनुपात में लिया है। इन तीनों में ये किसमें, सिंपल रेशो, सरल अनुपात, सरल अनुपात बोल सकते हैं या सममोलर अनुपात, सममोलर अनुपात रेशो। सममोलर, जितना मोल इसके लिए उतना मोल ही दूसरे के लिए। इन तीनों उदाहरणों को, और इन तीनों उदाहरणों को देखो आप, पहले दूसरे तीसरे उदाहरण में जो आपने सरल यौगिक या साल्ट लिए है ना, वो 1:1 में लिए हैं, तो इनका मतलब समान अनुपात है, इसलिए यहां तो जो संयोग हुआ है वो सममोलर अनुपात में हुआ है। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल्स में आप देखोगे तो देखो ये इसका, इससे देखो तो ये 4 मोल है, ये 1 मोल है, यहां पर इसका 1 मोल है, इसके 4 मोल है।
यहां पर ये दोनों क्या है, समान अनुपात में, 1 मोलर। तो यहां पर विषम मोलर अनुपात, विषम मोलर अनुपात, इन दोनों में चौथे और पांचवें में क्या है, विषम मोलर अनुपात। तो जो योगात्मक यौगिक हैं इनको अपन दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक तो सममोलर अनुपात वाली और एक विषम मोलर अनुपात वाली। सममोलर अनुपात में जब दो सरल यौगिक संयोग करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो बनाते हैं द्विक लवण। वो तो क्या बनाते हैं, द्विक लवण। इनको लैटिस कंपाउंड या जालक यौगिक भी बोलते हैं। डबल साल्ट को लैटिस कंपाउंड भी बोलते हैं। और विषम मोलर अनुपात से जो आपका योगात्मक यौगिक बनेगा वो कहलाता है आपका संकुल यौगिक या जटिल लवण। संकुल लवण या जटिल लवण या संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे ये दोनों हैं, तो आगे ये जल में जब इनको डाला जाता है तो इस तरह से रहते हैं, K4FeCN6 इसमें। तो यहां पर देखो ये सरल लवण है, सरल आयन है, और ये जटिल आयन है। ऐसे इसका क्या बनेगा, CuNH3 का होल 4 और SO4, और इनका क्या बनेगा, KAgCN का होल 2। ये तो देखो ये इन्हीं से बन रहे हैं। तो ये कैसे यौगिक हैं, ये जटिल या संकुल यौगिक, संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये तीन तो उपसहसंयोजक यौगिक है। आपका चौथा, पांचवा, छठा उदाहरण तो किसका है, उपसहसंयोजक यौगिक का है। और आपके पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल किसका है, डबल साल्ट द्विक लवण का, द्विक लवण डबल साल्ट का। संकुल यौगिकों में देखो यहां पे धनायन तो सरल है, लेकिन ऋणायन, ये पूरा ऋणायन है, ये कैसा है, जटिल। यहां पर ये धनायन जटिल है और ऋणायन क्या है, सरल है। यहां पर धनायन सरल है और ऋणायन पार्ट कैसा है, जटिल। ये इसके जटिल पार्ट कहलाते हैं, संकुल या जटिल पार्ट। इसको संकुल क्षेत्र या जटिल क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरह से योगात्मक यौगिकें जो, इनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखो यही बट गए, पहला, दूसरा, तीसरा तो द्विक लवण, और चौथा, पांचवा, छठा है जो संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक, या इसको संकुल लवण भी बोल सकते हैं। ये भी लवण के ही एग्जाम्पल है। क्या है ये, लवण के ही एग्जाम्पल। भाई 4KCN भी क्या है, लवण, ये भी लवण है, सरल लवण है। तो यहाँ पे लवण भी आ सकते हैं या सरल स्थायी यौगिक भी आ सकते हैं। अमोनिया है जो सरल यौगिक है, सिंपल कंपाउंड। अब देखते हैं योगात्मक यौगिकों के प्रकार। दो प्रकार है, मैंने बता दिया कौन कौन से दो प्रकार है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए पहला प्रकार देखते हैं, द्विक लवण या जालक यौगिक। द्विक लवण डबल साल्ट या लैटिस कंपाउंड, जालक यौगिक। देखो द्विक लवण या जालक यौगिक क्या होते हैं, जो ठोस अवस्था में तो स्थायी है, जब इनके क्रिस्टल है जब तो ये स्थायी है, ऐसे ठोस अवस्था में स्थायी है। लेकिन जैसे ही इनको, इनका जलीय विलयन बनाया जाता है या इनको जल में घोलते हैं, तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं।
किसमें टूट जाते हैं? ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो वे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस अवस्था में वे यौगिक जो ठोस अवस्था में जिनका नहीं जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं और सभी आयनों का परीक्षण देते हैं क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे हाँ भाई, यहां पर देखो, ये तीनों ही क्या है? द्विक लवण है। तो इनको जैसे ही हम ये तीनों ही आपके क्या है? कार्यलाइट, पोटाशियम लवण, मोर लवण, डबल साल्ट है। इनके जल में घोलने पर, इधर बना देता हूं, देखो, जैसे इनको आप जल में घोलोगे, जलीय विलयन बनाओगे, तो देखो आपको पोटेशियम आयन भी मिलेंगे, K+ आयन, Cl- आयन भी मिलेंगे, 3Cl- आयन, और Mg+2 आयन भी मिलेगा। तो ये देखो सभी अपने सरल आयनों का परीक्षण देगा, पोटेशियम आयन का भी देगा, Cl- आयन का भी देगा, और Mg+2 आयन का भी देगा। ऐसे ये है, इसको आप H2O में घोलोगे तो ये देखो आपको जलीय विलयन में 2K+ आयन, SO4 के 4SO4- आयन मिलेंगे 4, और 2Al+3 आयन। तो देखो एल्यूमिनियम भी मिल गया, सल्फेट भी मिल गया, पोटेशियम भी मिल गया। तो अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। देखो अपने आयनों में टूट गए और उन्हें आयनों का क्या देंगे? ये परीक्षण। अगर हम उसमें टेस्ट करेंगे, जो आपको मैंने क्षारीय मूलकों की टेस्ट लिखाए थे, तो सारे टेस्ट देंगे। ऐसे मोर साल्ट है तो ये Fe+2 आयन का भी टेस्ट देगा, NH4+ आयन का भी टेस्ट देगा, और आपके SO4- आयन का भी टेस्ट देगा। तो द्विक लवण या जालक यौगिक क्या है? जो ठोस अवस्था में तो स्थायी है, इस रूप में पाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जल में घोलोगे तो उनके जो जितने भी आयन है उसमें धनायन और ऋणायन मौजूद है। उन धनायन ऋणायनों के, उन मूलकों के वो परीक्षण देने लग जाते हैं जल में घोलने पर, इनका जलीय विलयन बनाने पर। तो ऐसे यौगिकों को ही अपन क्या बोलते हैं? द्विक लवण या जालक यौगिक। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जलीय विलयन में दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद
योगात्मक यौगिक का दूसरा प्रकार देखेंगे हम, उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल लवण या संकुल यौगिक बोलते हैं इनको। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक क्या है? वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय दोनों अवस्थाओं में अपना स्थायी होते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं। इनको जल में घोलने पर, इनका विलयन बनाने पर ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटते। इनका ये अपनी पहचान को बनाए रखते हैं दोनों अवस्थाओं में। तो वे योगात्मक यौगिक जो ठोस एवं जलीय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं और अपनी पहचान बनाए रखते हैं। पहचान को बनाए रखते हैं। संकुल यौगिक कहलाते हैं। संकुल यौगिक कहलाते हैं। मतलब ये जल में घोलने पर पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होते। जैसे अपना चौथा एग्जाम्पल था K4FeCN6, यही था K4FeCN6। तो इस संकुल आयन को जब जल में घोलते हैं अपन, जलीय विलयन बनाते हैं इसका, जलीय विलयन बनाओ इसका, तो क्या होगा? देखो आपको 4K प्लस आयन, और ये पार्ट है जो ये डिवाइड नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे प्राप्त हो जाएगा आपको FeCN का होल 6 -4, इस तरह से। तो देखो ये इसका संकुल पार्ट आ गया, संकुल भाग, ये सरल भाग है। मतलब जल में घोलने पर आपको Fe+2K या Cn-K, Fe+2 या Cn-K परीक्षण नहीं देगा, ये परीक्षण नहीं देगा। तो मतलब अपने आयनों के परीक्षण नहीं दे रहा, जिन आयनों से ये मिलकर बना है उनके परीक्षण ये नहीं दे रहा। भाई ये 4KCN किस किस से मिलकर बना था? 4KCN प्लस FeCN2। तो Fe+2 का परीक्षण नहीं दे रहा, K+ का परीक्षण नहीं दे रहा, वो K+ का दे रहा है लेकिन Cn- का नहीं दे रहा। तो इनके परीक्षण, ये एक स्थायी अवस्था में ही रहता है। तो ऐसे यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक बोलते हैं या उपसहसंयोजक यौगिक। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। इनमें जो ये संकुल भाग है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो धातु है, ये धातु अन्य आयन या उदासीन अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है, इस तरह से। इसलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक भी बोल देते हैं। ठीक है ना? इस पूरे के ऊपर -4। तो ये इसका परीक्षण देगा FeCN का होल 6 -4 का,
लेकिन ये Fe+2 आयन और साइनाइड माइनस आयन का परीक्षण नहीं देगा। तो जो आपके संकुल यौगिक होते हैं उनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन या उदासीन अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है, इसलिए इसे हम उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उपसहसंयोजक यौगिक शुरू हो चुका है। आज मैंने आपको क्या बताया, केवल योगात्मक यौगिक बताए। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं वो बताया। कल अपन लवणों के प्रकार पढ़ेंगे और संकुल यौगिक और द्विक लवण में अंतर देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। कुछ अंतर तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिए थे कि उसमें सममोलर अनुपात में योग होता है, उसमें विषम मोलर अनुपात में होता है, वो ठोस अवस्था में स्थायी होता है, ये ठोस और जल दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है, वो अपने सरल आयनों में टूट जाता है, ये सरल आयनों में नहीं टूटते। एक जटिल पार्ट मिलता है, एक सरल पार्ट मिलता है, और उस जटिल पार्ट के आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, Fe+2 या Cn- आयन नहीं मिलेगा। ये आज आपके चैप्टर शुरू हो चुका है, 9th चैप्टर। कल आगे की बात करते हैं, तब तक के लिए बाय।